आज आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स की एक कॉमन समस्या होती है, साहब एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, अब दर्द हो रहा है। तो अब दर्द क्यों हो रहा है? हार्ट का है, स्टेंट का है, कोई और कारण है? क्या करना है? वापस से एंजियो चेक कराना है? स्टेंट बंद तो नहीं हो गया है? इस बारे में बात करेंगे। किन किन कारणों से हार्ट पेशेंट में एंजियोप्लास्टी के बाद पेन हो सकता है? क्या वो मस्कुलर पेन है, वो कार्डियक पेन है, वो स्टेंट रिलेटेड है, कोई और नली से हो रहा है? उसको कैसे जानना और समझना है और उनको कैसे निवारण करना है, उससे निजात कैसे पाना है या उसको मैनेज कैसे करना है, उस बारे में बेसिकली बात करेंगे। यानी आज का टॉपिक है पोस्ट एंजियोप्लास्टी या पोस्ट बाईपास चेस्ट पेन के बारे में। किस तरह के कारणों से होता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी लोग व्यूअर्स की डिमांड पर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हमें रोज़ ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी हो गई, अब दर्द हो रहा है, अब क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम एक सेपरेट वीडियो में ही कवर करते हैं। आते आज के टॉपिक के बारे में, चेस्ट पेन आफ्टर एंजियोप्लास्टी एंड चेस्ट पेन आफ्टर बाईपास। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी के बाद चेस्ट पेन के बारे में बात करेंगे। किन कारणों से ये चेस्ट पेन हो सकता है? ऑब्वियसली स्टेंट क्लॉट होने से सडन पेन हो सकता है, पर स्टेंट क्लॉट अगर होता है तो आपको पेन जो होगा वो सडन सिवियर पेन होगा, घबराहट पसीना होगी, जैसे टिपिकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं वैसा ही पेन आपको होगा। ये पेन यूजुअली 1-8% चांस है जो कि स्टेंट थ्रोम्बोसिस के केसेस में हो सकता है। 1 से 2% चांस है हार्ट अटैक होने के कुछ दिनों के अंदर में होगा। यानी स्टेंट डालने के 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ही इसका सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद यूजुअली इसमें चांसेस कम है। यूजुअली जब भी ये होगा आपको सिग्निफिकेंट ईसीजी में चेंजेस मिलेंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे और तुरंत आपको इमरजेंसी में इसमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। तो ये सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है जो स्टेंट डालने के बाद हो सकती है, इसे स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। चांस कम है, 1 to 2% है। अगर दवा चालू रखेंगे तो ऑब्वियसली, दवा बंद करेंगे तो रिस्क 3-4 गुना बढ़ जाता है, पर इसका प्रोबेबिलिटी कम है। पेन बहुत सीवियर होगा, सडन ईसीजी में चेंजेस आएंगे, ज़्यादातर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड, एक स्टेंट में रीब्लॉकेज का पेन होता है जो कि रीस्टेनोसिस की वजह से होता है। ज़्यादातर ये स्टेंट में रीब्लॉकेज की वजह से 5 से 6 महीने के बाद होता है। स्टेंट में एक रूज बनने की वजह से किसी को जल्दी भी हो सकता है, 3-4 महीने में भी चालू हो सकता है। इसमें यूजली व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूलेगी, चलने फिरने में दर्द होगा, चलने फिरने में छाती में भारीपन लगेगा, बैठे रहने से या रेस्टिंग पोजीशन में आराम मिलेगा। ये कार्डियक पेन का टिपिकल फीचर है जो आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी पेन वो मस्कुलर है या कार्डियक है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलने फिरने पर अगर बढ़ रहा है, साथ में सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो कार्ड का होने का चांस ज़्यादा है। अगर वो पेन मस्कुलर है तो वो चलने फिरने पे बढ़ेगा नहीं, सांस वगैरह नहीं फूलेगी और कोई कार्डियक सिम्टम्स नहीं होंगे, तो उसके पेन के मस्कुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेंट से रिलेटेड यही 2 तरह की मेन प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो कि 1 to 2% क्लॉटिंग का चांस पहले कुछ दिनों में और 4 से 5% रीब्लॉकेज का चांस, यानी कि पहले 4 से 6 महीने के अंदर। इसके बाद यूजली स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेंट नली में डाल दिया, ये आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा। ये जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उसमें कोई नर्व फाइबर्स नहीं होते, तो अगर स्टेंट आपकी नली में डला है या नहीं वो आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे कंप्लेन करते आते हैं कि अंदर कुछ है, ऐसा लगता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नर्व्स के अंदर, हार्ट की वेसल्स के अंदर कोई नर्व फाइबर होता ही नहीं है, तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या नहीं। और ऐसा मैसेज ब्रेन के पास कैरी करने के लिए कोई बॉडी में सिस्टम नहीं है। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि अगर हम को स्टेंट डाला है तो अंदर मुझे पता चलता है कि हाँ कुछ है, कुछ हिल रहा है, या अंदर कुछ फॉरेन बॉडी है, या अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो डेफिनेटली बिल्कुल ही गलत है और पॉसिबल नहीं है। यूजली हार्ट के स्टेंट्स अंदर अगर हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर वैसा पेन हो भी रहा है तो भ्रांति है। दूसरा, कभी कभी पेशेंट्स लोग को जो नली के थ्रू वायर डाला होता है उसमें भी लोग पेन की कंप्लेन करते हैं कि वो नली से वायर डाला था, हाथ के थ्रू लेके गए थे तो हाथ में दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द थोड़ा बहुत, हाँ, ये एक कैथेटर जब हम पास करते हैं तो नली का अंदर का लेयर थोड़ा सा डैमेज होता है, तो थोड़ा सा पेन रह सकता है। कुछ हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में कुछ टाइम तक पेन उन्हें महसूस हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला पेन नहीं है, ये कंटिन्यूस चलेगा वैसा यूजली नहीं है। और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूजली नली में इतना कोई डैमेज होता नहीं है। और सेकेंडली, जो कई लोग बोलते हैं कि वो नली को वायर जाके इरिटेट करता है और डैमेज कर देता है, वैसा यूजली नहीं होता। वंस इन अ वाइल हो सकता है,
चांस बहुत कम है और उसमें यूजली बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म रहते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादातर इस तरह के कंप्लेंट्स लेके आने वाले पेन साइकोलॉजिकल ही होते हैं। कई लोग को राइट साइड में पेन, लेफ्ट साइड में पेन, मस्कुलर पेन, इस तरह के पेन बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। यूजली अगर ये पेन बैठे बैठे में या रेस्टिंग पोजीशन में हो रहा है, साथ में कोई कार्डियक सिम्टम अगर एसोसिएट नहीं है तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीवियर पेन हो रहा है, आपको घबराहट पसीना के साथ हो रहा है जिसमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके अपने आप को इवैल्यूएट करवाना है। माइनर पेन वगैरह हो तो आप उसको उस टाइम पे आप ईसीजी कराएं। ईसीजी क्लॉटिंग है या नहीं इतना बता सकता है, रीब्लॉकेज का ईसीजी में उतना पता नहीं चलेगा। रीब्लॉकेज का पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ट्रेडमिल टेस्ट करना चाहिए। ट्रेडमिल टेस्ट में हाथ को स्ट्रेस करते हैं, पट्टे पर पेशेंट को दौड़ाते हैं और सीरियल ईसीजीज आते रहते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज स्टेंट में हुआ है कि नहीं। ईसीजी के हिसाब से और ट्रेडमिल के हिसाब से ऑलरेडी मैंने वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ये टेस्ट जो है आपको कंफर्म करेंगे कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं, और अननेसेसरी आप स्टेंट में ब्लॉक हो गया या क्लॉट हो गया उसकी टेंशन यूजली मत लीजिए। थोड़ा बहुत कुछ देर तक व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेंट डाला है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको स्टेंट अगर हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में डाला जाता है तो हार्ट को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 to 6 वीक्स का जैसा टाइम लगता है। तो ये हीलिंग पीरियड में व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट अटैक्स के बाद हार्ट की मसल थोड़ी स्टिफ हो जाती है जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी रिजिडिटी रिलेटेड हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना, घबराहट पसीना होना, इस तरह के सिम्टम्स होना चालू हो जाते हैं। ये रेगुलर एक्सरसाइज करने से, फ्लूइड वाटर रिस्ट्रिक्शन, नमक और पानी का रिस्ट्रिक्शन करने से, डॉक्टर के साथ मेडिसिन को टाइट्रेट करने से, हार्ट फेलियर इंप्रूवमेंट करवाने वाली मेडिसिन से, इस तरह की चीज़ों को करने से इस तरह के पेन से आपको निजात मिल सकता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है और स्पेशली अगर एंजियोप्लास्टी के पहले जितना सांस फूल रहा था उतना ही सांस फूल रहा है या उससे ज़्यादा सांस फूल रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। एंजियोप्लास्टी के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत सांस फूल रहा है, वो हार्ट अटैक से रिलेटेड होने का चांस ज़्यादा है। इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी जिनका किया जाता है यानी हार्ट अटैक पहले नहीं आया है, वैसे लोग को सांस यूजली नहीं फूलना चाहिए। अगर स्टेंट अच्छे से चल रहा है और अगर कोई रीब्लॉकेज वगैरह नहीं है तो यूजली सांस नहीं फूलना चाहिए। आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करके इको, टीएमटी, ईसीजी करके अपने आप को इवैल्यूएट करवाने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ेगा तो चेक एंजियो भी कर सकते हैं। रूटीन केसेस में डॉक्टर स्टेंट चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए चेक एंजियो नहीं करते। रीज़न बीइंग कि आज के डेट में मेडिकेटेड स्टेंट इतने कॉमन है कि रीब्लॉकेज का चांस हार्डली 2-3% ही होता है। अब उसके लिए हर पेशेंट का अगर हम चेक एंजियो करना चालू करें तो 98% ऑफ द टाइम्स जब आप एंजियो करेंगे तो वो नॉर्मल ही आएगा और स्टेंट चल रहा हुआ है यही आएगा। पेशेंट को भी इनकन्वीनियंस होगा, खर्चा भी लगेगा। तो वैसे केस में हम एंजियो तभी करते हैं जब पेशेंट को या तो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, स्टेंट में रीब्लॉकेज होने का सिग्निफिकेंट डाउट लगता है, या हमारी फाइंडिंग्स जब हम चेक एंजियो करते हैं या टीएमटी या ईसीजी करते हैं तो उसमें कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं जो पहले नहीं थी। यानी कि एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद या डिस्चार्ज के टाइम का ईसीजी को अगर हम नए ईसीजी के साथ कंपेयर करते हैं और सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलता है तो वैसे केस में लोगों को चेक एंजियो करने की ज़रूरत पड़ती है। एक और पेन है जो एसिडिटी रिलेटेड होता है। हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर लोगों को एस्पिरिन मेडिसिन दिया जाता है, लोगों का खान पीना चेंज हो जाता है, लोगों का डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती है। इसकी वजह से काफ़ी लोग को एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी का पेन यूजली छाती में जलन होगी जो कि चलने फिरने पे नहीं बढ़ेगा, बैठे बैठे के बाद ही होगी। तला तीखा खाने के बाद बढ़ेगा, सांस फूलेगा, सांस फूलने का तकलीफ नहीं होगा। इससे आपको हार्ट के पेन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एसिडिटी और हार्ट के पेन में कैसे डिफ्रेंशिएट करिए मैंने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ये वीडियोज़ आपको दिखाएंगे कि एसिडिटी और हार्ट के पेन में कैसे डिफरेंशिएट करें। पर एसिडिटी की प्रॉब्लम हार्ट अटैक के बाद कॉमन तो है, एस्पिरिन खासकर लोग लेते हैं, वो गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है, इसके लिए लोगों को एसिडिटी होती है। पर ये दवा हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हार्ट की दवाइयों से भी थोड़ी बहुत एसिडिटी हो सकती है पर ये दवाइयाँ ज़रूरी है इसलिए देना ज़रूरी है। ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होता है उनको एसिडिटी कम करने की, एसिडिटी को सप्रेस करने की मेडिसिन दिया जाता है, ज़्यादातर लोग को उससे रिलीफ मिल जाता है। पर एसिडिटी का पेन यूजली जलन वाला पेन होगा, हार्ट वाला पेन यूजली दर्द होगा, चलने फिरने पर बढ़ेगा, सांस फूलेगी, घबराहट पसीना होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। एसिडिटी वाले पेन में ज़्यादातर एक्सर्शन से कोई कोरिलेशन नहीं होता पेन का। इसके अलावा एक पेन होता है साइकोलॉजिकल पेन। कई बार पेशेंट को ये भ्रम हो जाता है कि एंजियोप्लास्टी हुई, अंदर कुछ है तो कुछ तो है वाली फीलिंग उनको आती रहती है कि हाँ अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अंदर जरा भी कुछ हिले तो कुछ गड़बड़ हो गया, वैसी फीलिंग आती रहती है। वो यूजली साइकोलॉजिकल पेन है, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन एंजियोप्लास्टी के बाद बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी के बाद थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार बड़ा सर्जरी हो गया, मुझे क्यों हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक के बाद डिप्रेशन का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कॉमन है। काफ़ी स्टडीज़ में इवन जहाँ एंजियोप्लास्टी ना भी करें वहाँ पर भी डिप्रेशन काफ़ी लोगों में देखा जाता है। कई बार एंटी डिप्रेसेंट हमें देने भी पड़ते हैं,
उनके डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के फीचर्स है तो उसको साइकोलॉजिकल पेन होने का चांस ज़्यादा है, थोड़ा एंग्जाइटी भी हो जाती है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करके मैंने स्टेंट कराया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, अटैक तो नहीं आ जाएगा। एक बार लिटरली पेशेंट मौत के मुंह से निकल के आता है तो बार बार ये डर तो मन में भर ही जाता है। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया था, जान जाने का रिस्क था, अच्छा वो किस्मत है बच गई, तो ये चीज़ दिमाग में घर कर जाती है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल पेन्स भी हार्ट अटैक के बाद ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक्सर्शन से पेन का कोई कोरिलेशन नहीं है तो भूल जाइए, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और पेन होता है जिसे पेरिकार्डाइटिस का पेन बोलते हैं। पेरिकार्डाइटिस यानी हार्ट के चारों ओर झिल्ली होती है जो हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली उस झिल्ली के अंदर हार्ट रहता है एक थैले के अंदर और वो बीट करता है और बाकी किसी सरफेस को टच ना करे, इसमें फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए वो ऊपर वाले ने बनाया है। हार्ट अटैक के बाद जब हार्ट का लेयर डैमेज होता है तो कुछ इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डियम में भी पहुंच जाता है, हार्ट में कुछ सूजन आ जाती है पेरिकार्डियम में, जिसकी वजह से जब ये लेयर में घर्षण होती है तो पेन उत्पन्न होता है। इसे पेरिकार्डाइटिस का पेन बोलते हैं। ये हार्ट अटैक के पहले हफ्ते में भी होता है और हार्ट अटैक से डिस्चार्ज होने के 1 से 1.5 महीने के बाद एक ड्रेसलर सिंड्रोम करके होता है जिसे पोस्ट एमआई पेरिकार्डिटिस बोलते हैं, यानी 1-1.5 महीने के बाद भी हो सकता है। ये पेन के लिए यूजली थोड़े बहुत पेन किलर्स देके इसे मैनेज करना पड़ता है। ये पेन का टिपिकल फीचर ये होता है कि खांसी करने के बाद या गहरी सांस लेने के बाद या पोजीशन चेंज करने के बाद ये पेन बढ़ता है। इसे प्लूराइटिक या पेरिकार्डिक टाइप ऑफ पेन बोलते हैं। ये चलने फिरने से नहीं बढ़ेगा, चलने में सांस नहीं फूलेगी, चलने में दर्द नहीं होगा, लेकिन खांसी करने से या गहरी सांस लेने से या मूवमेंट करने से पेन में वेरिएशन आ सकता है। तो ये पोस्चरल वेरिएशन का पेन जो है ये पेरिकार्डिक पेन को डिफरेंशिएट करता है हार्ट के पेन से। इसके अलावा किसी किसी को पंचर साइट पर पेन या उसकी वहाँ पे सिम्टम्स हो सकते हैं। पंचर साइट में कई बार हीलिंग होने में जहाँ पे नीडल डालते हैं वहाँ पे थोड़ा हीलिंग होने की वजह से थोड़ा सा पेन हो सकता है। वो एरिया की नसें भी अगर थोड़ी डैमेज हुई है तो थोड़ा बहुत उस एरिया में पेन हो सकता है। ज़्यादातर ये पेन अपने आप चला जाता है और उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पेन यूजली प्रॉब्लम नहीं करता। इसके अलावा हार्ट अटैक के बाद काफ़ी पेशेंट्स को हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन्स देते हैं और ये ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद पहले 2-4 महीने हाई डोज पे देना चाहिए। हाई डोज स्टैटिन्स जो है कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को कम करता है, स्टेंट में क्लॉटिंग के चांसेस को कम करता है, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। इसलिए इनवेरिएबली कार्डियोलॉजिस्ट आपको पहले कुछ दिनों में हाई डोज स्टैटिन्स देंगे। ये हाई डोज स्टैटिन से मस्कुलर पेन्स होने का चांस बढ़ जाता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, खासकर इंडियन पेशेंट जिनका बॉडी वेट कम होता है, उनको कंधे में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये प्रॉब्लम्स एंजियोप्लास्टी के बाद बढ़ जाती है। ये हाई डोज स्टैटिन्स और हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाएं हैं उसके साइड इफेक्ट से होता है। उस दवा का डोज कम कर देने से और विटामिन डी के प्रिपरेशन देने से और कुछ न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सिंग एजेंट्स देने से वो पेन चला जाता है, पर उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन का भी टिपिकल फीचर है कि एक्सर्शन पे नहीं बढ़ेगा, बैठे बैठे ही होगा और कुछ काम या मस्कुलर वर्क करने से बढ़ेगा, चलने फिरने से सांस फूलना या छाती में दर्द यूजली इसमें नहीं होगा। तो इसलिए ये तरह के पेन्स है जिसको मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन्फेक्शन के बाद ये पेन्स कुछ बढ़ ही जाते हैं काफ़ी पेशेंट्स में और कैसे आप इनको डिफ्रेंशिएट करें, कब आपको ईसीजी को करवाने की ज़रूरत है, इस बारे में मैंने बात की। अब बात करेंगे बाईपास से रिलेटेड पेन के बारे में। बाईपास में भी खासकर जब छाती को खोल के बंद किया जाता है तो स्टेनोटॉमी साइट में खिंचाव की वजह से लोगों को कुछ देर तक पेन हो सकता है। दूसरा ये कि जब सर्जरी की जाती है तो वो वहाँ पे एरियाज में जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो भी कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से भी स्ट्रेच रिलेटेड जब भी ब्लॉकेज इसको बंद करते हैं स्टेनोटॉमी साइट को, तो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्ते महीनों तक पेशेंट को पेन रह सकता है। ये पेन थोड़े टाइम के बाद पेन किलर्स वगैरह से चला जाता है। बहुत ज़्यादा आप पेन किलर नहीं दे सकते क्योंकि पेन किलर हार्ट और किडनी को नुकसान करता है, पर इसको भी पेन सप्रेसेंट मेडिसिन के लेस साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा बाईपास सर्जरी में भी अंदर ग्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, उससे रिलेटेड कभी कभार किसी को पेन हो सकता है। सडनली अगर ग्राफ्ट में क्लॉटिंग आए उसका चांस 1-2% है और ज़्यादातर बाईपास सर्जरी होने के 5-10 दिन के बाद ही होगा। वो पेन का कारण बन सकता है। इसकी वजह से 1 से 2% चांस है कि सडन हार्ट अटैक जैसे फीचर्स होंगे, सडन घबराहट, पसीना होगा और व्यक्ति को आभास होगा कि उसको वापस से दिल का दौरा पड़ा है। उसको तुरंत ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुरंत ईसीजी करवा के इवैल्यूएट करना चाहिए और ऐसे में अगर ईसी चेंजेस आएँ तो कभी कभी छाती को फिर से खोलने की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसा हुआ हो, या कभी कभी उस जगह पे इंजेक्शन देके उसको खोलने का प्रयास भी करना पड़ता है, कभी कभी एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती है। डिपेंडिंग कैसा सिनारियो है उसके हिसाब से किया जाएगा। 1 से 2% चांस है, लेकिन एंजियोप्लास्टी बाईपास होने के कुछ दिनों के अंदर ही ये होता है, ज़्यादा टाइम बाद यूजली नहीं होता। सेकेंडली, चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में घबराहट होना, भराव महसूस होना, ये बाईपास सर्जरी के
4-5 महीने के अंदर भी हो सकता है। ये कई बार कुछ टेक्निकल कारणों से, अगर बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जन ने प्रॉपर नहीं हुआ या कोई कारण से सूचर्स में खिंचाव आ गया तो भी ग्राफ्ट में रीब्लॉकेज आ सकता है। जिस तरह स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है उस तरह ग्राफ्ट में भी रीब्लॉकेज आ सकता है। चांस इसका 4 से 5% है। ज़्यादातर ये सर्जरी के बाद कुछ टेक्निकल कारणों से होता है। सर्जरी के बाद कुछ महीनों के अंदर इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा अगर है तो आपको ईसीजी करवाने की ज़रूरत है, ट्रेडमिल करवाने की ज़रूरत है। अगर वो पॉजिटिव आए तो कभी कभी चेक एंजियो करने की ज़रूरत है। दोबारा इलाज इसमें काफ़ी मुश्किल है। एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में इसमें दोबारा ट्रीटमेंट काफ़ी टफ होता है। एंजियोप्लास्टी में तो स्टेंट में रीब्लॉकेज आए तो दोबारा स्टेंट ईजिली कर सकते हैं। बाईपास में वो काफ़ी टफ है कि आप छाती को बार बार तो नहीं खोल सकते, आपको उसको दवा गोली पर ही मैनेज करना पड़ता है। आप उसको अगर बहुत ज़्यादा रीब्लॉकेज है तो वापस से स्टेंट कर सकते हैं। रिपीट बाईपास सर्जरी उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यूजली वो इतना फीजिबल नहीं रहता है। ग्राफ्ट रीस्टेनोसिस या रीब्लॉकेज कई बार बहुत सालों के बाद होता है, जिसमें कुछ सालों के बाद ग्राफ्ट सड़ जाते हैं, उसमें रीब्लॉकेज होता है। ये ज़्यादातर अगर किसी को होता है तो 5-10 साल के बाद होता है। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट, पसीना होना, जो टिपिकल स्टेंट रीब्लॉकेज के फीचर्स हमने डिस्कस किए लगभग ये वैसे ही रहता है। और इसमें 5 to 10% चांस है। खासकर किसी को पाँव की नली से अगर ग्राफ लिया हो तो 50% केस में ग्राफ में रीब्लॉकेज आ जाता है और व्यक्ति को चलने फिरने में सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको ट्रेडमिल करके देखना चाहिए। ट्रेडमिल अगर पॉजिटिव आता है तो वैसे केस में एंजियोग्राफी करके, चेक एंजियो करके उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि ब्लॉकेज कहाँ है और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी के बाद क्योंकि छाती को ओपन किया जाता है तो खिंचाव की वजह से या स्ट्रेच की वजह से सर्जिकल साइट पे काफ़ी टाइम तक लोगों को पेन हो सकता है। जो मल्टीपल पोर्ट्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, नेक लाइन्स वगैरह डालते हैं, उसमें भी एरिया में काफ़ी टाइम तक पेन हो सकता है। जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसकी वजह से पेन हो सकता है। पाँव की जो नलियों में कट करते हैं वहाँ पे या हाथ की नलियों में भी जो कट करके ओपन करते हैं वो साइड्स पे भी कुछ टाइम तक इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है। ये लंबे समय तक होता है। अगर वैसा कुछ होता है तो आपको आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना है, मेडिसिन को मैनेज करना है और डॉक्टर्स आपको मेडिसिन वगैरह एडजस्ट करके देंगे जिसके हिसाब से आपको पेन का कंपेरेटिवली सिम्टम्स कम हो जाएगा। इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बेसिकली अभी मैंने डिस्कस किया कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह से कारणों से पेशेंट को पेन होता है और कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो पेन हार्ट की नली का है, बाईपास रिलेटेड है या एंजियोप्लास्टी रिलेटेड है या कुछ और कारणों से है। ऑब्वियसली जो कारणों से एंजियोप्लास्टी के बाद पेन हो सकता है, बाईपास के कारण भी लगभग सिमिलर ही हैं और इसी तरह के फीचर्स दोनों तरह के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। आई होप कि इस टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है। गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है, कई बार हमारा लॉस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे ताकि आप इसको समझ सकें, अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सकें और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर मैं वीडियोस करनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे चैनल में इस टॉपिक को पूरा देखा और होप करूँगा कि आपके काफ़ी क्वेरीज इससे सॉल्व हो गई होंगी और आपको इससे कुछ मदद मिली होगी जिससे एंजियोप्लास्टी के बाद की लाइफ को आप अपने और अपने रिलेटिव्स के लिए बेटर बना सकेंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और मोटिवेशन मिले कि फ्यूचर में हम इस तरह के वीडियोज़ और बना सकें। थैंक यू।